केमिस्ट्री क्लास में एक बार आपका फिर से वेलकम है। और हम आपसे बात करने वाले हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर जिसके बारे में आप जानते हैं कि कंडक्टर या इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कर सकते हैं। और कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट इस नाते कर सकते हैं क्योंकि कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो सकता है, और वो कंडक्टर में फ्लो हो सकने वाला चार्ज या तो आयन के फॉर्म में हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो सकता है। और कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, वो आपसे हम बात करने वाले हैं। तो अभी देखिए, मेटेलिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जो कि चार्ज को फ्लो करते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि आप जानते हैं मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटेलिक कंडक्टर चूंकि मेटल्स ही होते हैं तो मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। फ्री आयंस होंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, केटायन और एनायन। चार्ज फ्लोज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होगा, यहां पे चार्ज फ्लो होगा इन फॉर्म ऑफ आयंस। चार्ज फ्लोज इन फॉर्म ऑफ आयंस। ये तो पहला डिफरेंस था। और अगला डिफरेंस ये है कि मेटेलिक कंडक्टर में जब भी चार्ज फ्लो होगा या जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो नो केमिकल चेंज। लेकिन यहां पे क्या होगा, केमिकल चेंज यूजुअली आकर्स। यहां पे केमिकल चेंज होता है। हम जरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। बाय द वे, हमारे पास ये है, ये कोई मेटल वायर है। ये मेटल वायर है, कोई मेटेलिक कंडक्टर है मींस। और थिकनेस ये है। तो मेटल वायर है, और मेटल वायर में आप समझते हैं चूंकि मेटल वायर है तो यहां पे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर इस मेटल वायर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करना चाहते हैं इधर से इधर, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जिधर से भी पास आउट होती है वो आपको पता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जिधर जाती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। अब आप यह भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास आउट तभी होगी जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो। और इलेक्ट्रॉन हमेशा, आपको पता होगा शायद, कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है मेटेलिक कंडक्टर में वो इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन के जस्ट रिवर्स होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चलेंगे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ ये रहेगा। ये तो मेटेलिक कंडक्टर का केस हमने देखा। अभी जरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का केस हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ये कोई बर्तन हमारे पास है, इसमें ये मेटेलिक है, किसी मेटल का है, और ये अपोजिट फेस जो है, अपोजिट वाली सीट जो है, ये भी मेटल की ही है। ये जो मेटेलिक सीट है इसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, मींस इधर से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी।
और इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही चलती है, आपको पता है। ये मेटेलिक शीट है और बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा गया है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का काम करेगा। बीच में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मान लिया हमने एक्वस NaCl भरा है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। अब आप ये तो समझते हैं कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, इसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, Na+ और Cl- आयन होंगे। तो वो आयन यहां पे हम दिखा देते हैं, इसमें Na+ आयन है और Cl- आयन है। Na+ आयन, Cl- आयन, Na+ आयन और ये Cl- आयन, ढेर सारे Na+ और ढेर सारे Cl- आयन हैं इसमें। अभी जब भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे ही चलेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिसिटी है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगी। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो क्यों होगा वो समझना है आपको। आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो फ्री आयन के नाते होता है। अब फ्री आयन है यहाँ पे, चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में फ्री आयन होते भी हैं। तो जो Na+ आयन है, ये जो Na+ आयन है, तो पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे, जो नेगेटिव आयन है वो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। तो Na+ मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, और जो Cl- है वो मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। और इस तरीके से आयन के मूव करने के नाते इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के नाते होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो आयन के फ्लो होने के नाते होता है। ये आप समझते होंगे। और ये मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एक और बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है पता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी लेस होती है, थोड़ी कम होती है मेटेलिक कंडक्टर की तुलना में। तो लेस कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है। मेटेलिक कंडक्टर में हायर कंडक्टिविटी। ये तो समझते होंगे आप। इस तरीके से कुछ बेसिक डिफरेंस हमने देखा मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। और सिमिलरिटी दोनों में ये है, किसी भी कंडक्टर में सिमिलरिटी ये होती है कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो तभी कर पाएगा जबकि वो अपने में से चार्ज को फ्लो होने दे। अगर कोई भी सब्सटेंस ऐसा है जो अपने में से चार्ज को फ्लो होने नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट नहीं होगी, वो कंडक्टर है ही नहीं है, वो नॉन कंडक्टर है। अभी आप ये समझे, कंडक्टर कोई भी हो, चाहे वो मेटेलिक कंडक्टर हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी रूल होते हैं वो मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों ही फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, रेजिस्टेंस ये मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों में होता है। अगर हम कंडक्टेंस के बारे में बात करें तो कंडक्टेंस भी, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, कंडक्टेंस भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर दोनों में होगा। अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में हम बात करें जिसको हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं, या अगर हम ओम्स लॉ के बारे में बात करें, तो ये सारी चीजें मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों ही फॉलो करते हैं। तो थोड़ी चर्चा हम इनके बारे में कर लेते हैं। हम आपसे बात करते हैं ओम के नियम के बारे में। आप जानते हैं किसी भी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो हो रही इलेक्ट्रिक करंट के। हम बोल सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, बदले में कांस्टेंट आता है। आगे हम लिखते हैं V इक्वल टू कांस्टेंट आया R इंटू I। तो R कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस।
रजिस्टेंस बोलते हैं। अब यहां से आपको फार्मूला मिला V इक्वल टू आर आई या V इक्वल टू आई आर, जो भी आप बोले, तो R कैलकुलेट करते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान आई। तो R रजिस्टेंस है। और इसकी यूनिट के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट, तो R की यूनिट हमको कैलकुलेट करना है, तो V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट अपान I की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। तो इस तरीके से R की यूनिट हमको क्या मिली, वोल्ट पर एम्पियर, या आप याद रखेंगे इसी वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं, इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं ओम। तो R की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर हो गई या फिर ओम हो गई। और आप यह भी जानते रहेंगे कि ओम को हम जनरली डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से। ये समझते हैं आप। तो आप एक चीज ये जानते रहेंगे, किसी भी कंडक्टर में, भले ही वो मेटेलिक कंडक्टर हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, किसी भी कंडक्टर में उसका रेजिस्टेंस जितना ही ज्यादा होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को उतनी ही मुश्किल से फ्लो कर पाएगा। ये जानते रहेंगे आप। अगली बात ये है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है वो वाकई में इस चीज के बारे में बताता है कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से फ्लो हो रहा है। और किसी भी कंडक्टर में जितनी ही आसानी से चार्ज फ्लो होगा, हम बोलेंगे कि उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे हिंदी में हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, वो क्या होता है, वो जरा सुने आप। तो पहली चीज तो आप ये जानते रहेंगे, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख देते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन 1। और अगली बात कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसके ट्रांसवर्स एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ट्रांसवर्स एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और ट्रांसवर्स एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इक्वेशन नंबर 2। और ये ट्रांसवर्स एरिया क्या है समझे आप। जैसे मेटेलिक कंडक्टर में हमने आपको बोला था ना, मेटेलिक कंडक्टर ये है, तो ये जो एरिया है ये उस मेटेलिक कंडक्टर का ट्रांसवर्स एरिया है, मींस मोटाई आप बोल सकते थे। ये मेटेलिक कंडक्टर का ट्रांसवर्स एरिया है। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में हम बात करते तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ये जो अपोजिट मेटेलिक प्लेट थी, आपको याद होगा शायद, वो मेटेलिक प्लेट का जो सरफेस एरिया था वो उसका A था, ट्रांसवर्स एरिया था। तो यहां पे ट्रांसवर्स एरिया क्या है, मेटेलिक प्लेट का जो एरिया है, ये ट्रांसवर्स एरिया यहां पे है, ये ट्रांसवर्स एरिया है। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मिक्स करें, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मिक्स करने पे हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपान A। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कोई कांस्टेंट आएगा। तो देखते हैं, अभी आगे हमको मिल गया R इक्वल टू, और यहां पे कांस्टेंट आ रहा है रो इनटू L अपान A। अब रो क्या है, ये है रो। रो कांस्टेंट है, और इसी रो को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहां से आपको पता होगा, अगर हम रो इक्वल टू निकालें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A अपान L। अब यहां से हम रो की यूनिट जरा निकाल लेते हैं। रो की यूनिट क्या होगी, तो R की यूनिट क्या होती है, अभी आपको मिला था ओम होती है, ओम। A ट्रांसवर्स एरिया है, अगर हम सेंटीमीटर में लें तो
यूनिट हो गई है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ, अगर हमने एरिया सेंटीमीटर में लिया है तो लेंथ भी सेंटीमीटर में ही लेंगे फिर, तो सेंटीमीटर। इस तरीके से रो की यूनिट मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट हमको मिल गई ओम सेंटीमीटर। हम अभी किसी भी कंडक्टर के कंडक्टेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं चालकता या फिर वैद्युत चालकता। तो एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, अभी कुछ देर पहले हमने आपसे बोला भी था कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ही ज्यादा होगा उसमें चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही मुश्किल से फ्लो होती है। तो वाकई में किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज जितनी आसानी से फ्लो होता है, हम बोलेंगे उसका कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा है, मींस रेजिस्टेंस उतना ही कम है। ये जो कंडक्टेंस होता है इसको अगर हम C से डिनोट करें, C फॉर कंडक्टेंस, तो C इक्वल टू क्या होगा 1/R होता है। रेजिस्टेंस का जस्ट रिवर्स होगा। और यहां से आप ये समझते होंगे रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी। और यहां पे कंडक्टेंस की यूनिट जरा हमने, फार्मूला तो हो गया, कंडक्टेंस की यूनिट जरा हम निकाल लेते हैं। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या बनेगी, यूनिट तो 1/R की यूनिट, R की यूनिट क्या है ओम है। तो कंडक्टेंस की यूनिट एक तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं पर ओम, या हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। या आप यह भी जानते रहेंगे हम ओम के बदले में, देखिए ओम क्या है OHM, ओम के बदले में ओम को हम रिवर्स करें तो क्या मिलेगा MHO। तो आप पर ओम बोल सकते हैं कंडक्टेंस की यूनिट, या ओम इनवर्स बोल सकते हैं, या हमने उल्टा किया तो महो मिला हमको, महो ये हम बोल सकते हैं, या इसी को हम सीमेंस भी बोलते हैं। तो ये सारी तो कंडक्टेंस की यूनिट है। अभी आपसे हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। तो जैसे आपने देखा था कि रेजिस्टेंस के इनवर्स को हमने क्या बोला था, कंडक्टेंस बोला था, बिल्कुल सेम पैटर्न है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनवर्स को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं इससे, और ये ग्रीक वर्ड है, के नहीं है ये, इसको हम पढ़ते हैं कप्पा, ग्रीक वर्ड है ये कप्पा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से डिनोट करते हैं। और जरा हम आगे देख लेते हैं, तो कप्पा इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रिवर्स होगा। तो कप्पा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू 1/ρ। और रो इक्वल टू आप जानते हैं, रो इक्वल टू हमको क्या मिला था, रो इक्वल टू हमको मिला था RA/L। तो रो की वैल्यू यहां पे हम रखते हैं, हमको फिर आगे मिलेगा कप्पा इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा। तो RA/L रखेंगे तो वैल्यू हमको रिवर्स मिलेगी। वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू हमको मिल जाएगी L/RA। अच्छा, इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं 1/R, बात समझे आप, 1/R इंटू L/A। अभी जस्ट आपने देखा कि 1/R इक्वल टू क्या होगा, 1/R को हम लिख सकते हैं C मींस कंडक्टेंस। तो ये 1/R के बदले में हम C रखने वाले हैं। तो आगे हमको मिला कप्पा इक्वल टू C इंटू L/A। अब ये C और कप्पा से आप परिचित होंगे, कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और C कंडक्टेंस है। तो फिर से वही काम हम करते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करें कि अगर कंडक्टर की लेंथ को
फिर से हम यूनिट माने, हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया। अगर कंडक्टर का ट्रांसवर्स एरिया मींस ए भी यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कंडक्टर का ट्रांसवर्स एरिया भी अगर यूनिट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और कंडक्टर का ट्रांसवर्स एरिया ए, इसको भी अगर हम यूनिट मान लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें, तो अगर यल और ए दोनों की वैल्यू हम 1 रखें तो आगे हमको क्या मिलेगा, तो फिर हमको मिल जाएगा, हमको आगे मिलेगा कप्पा इक्वल टू सी। ये समझते होंगे आप, कप्पा इक्वल टू सी हमको मिलेगा। फिर मीन्स तब हमको ये पता चलेगा कि ये जो कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर हो चुका है। लेकिन ये कब होगा, जबकि कंडक्टर की लेंथ यूनिट हो और ट्रांसवर्स एरिया भी यूनिट हो। मींस यहां से कप्पा की डिफिनीशन हमको मिल रही है। हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ यूनिट होने पर और उसका ट्रांसवर्स एरिया भी यूनिट होने पर उसका जो कंडक्टेंस होता है, उसकी कंडक्टिविटी जो होती है, उसी को हम उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ये तो डिफिनीशन हो गई। तो अभी जरा हम कप्पा की यूनिट खोज लेते हैं। तो यहां से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दें इसको, तो यहां से कप्पा की हम यूनिट देख रहे हैं, तो कप्पा, तो सी की यूनिट आप जानते हैं, सी की यूनिट हम सीमेंस लिख सकते थे, सी की यूनिट हम पर ओम लिख सकते थे, ओम इनवर्स लिख सकते थे, महो लिख सकते थे, हम सीमेंस लेके चल रहे हैं। तो सी की यूनिट हमने सीमेंस लिखा, यल सेंटीमीटर, ए की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको कप्पा की यूनिट क्या मिली है, हमको कप्पा की यूनिट मिल गई है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को हम बोल सकते हैं सीमेंस पर सेंटीमीटर, या सीमेंस के बदले में हम महो यूज कर सकते थे, तो महो पर सेंटीमीटर, या महो के बदले में हम ओम इनवर्स यूज कर सकते थे, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या हम लिख सकते हैं पर ओम सेंटीमीटर। तो ये कप्पा की यूनिट हमको मिली, जो कि क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। बाकी डिफिनीशन वगैरह आप पहले ही जानते हैं। अभी आपसे हम बात करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। और एक बड़ी बात आप जानते रहेंगे, ये जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये दोनों ही मेटेलिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है। ये मेटेलिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है। ये मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टी है केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और ये मोलर कंडक्टिविटी की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बात क्यों आ रही है, ये जरूरी क्यों है पढ़ना, वो जरा ध्यान से समझ लें आप ये जानते रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो आयंस के नाते होता है। तो नंबर ऑफ आयनों की संख्या जितनी ही ज्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, मींस कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की आयन के मूवमेंट पर डिपेंड करती है। ज्यादा आयन होंगे अगर, तो ज्यादा आयन मूव भी करेंगे, और ज्यादा आयन मूव करने का मतलब हम बोलेंगे ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और इनमें से सबसे पहले आपसे हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है वो जरा हम देख लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल में आप जानते रहेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में, वो यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर हो सकता है, 1 ml हो सकता है, कुछ भी होगा, यूनिट वॉल्यूम हम लेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में अगर उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिजॉल्व है, तो यहां पे हम नोट कर देते हैं 1 मोल
dissolved in unit volume of electrolytic solution। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल, इस पर ध्यान दें आप, 1 मोल डिजॉल्व है तो तब उसके जो आयन होंगे उन आयनों की जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। और फार्मूला यहां पे हम जरा देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को हम दिखाते किससे हैं, मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा यम से, यम फॉर मोलर। तो मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा यम से हम डिनोट करते हैं और ये निकालने का फार्मूला होता है कप्पा, आप जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है कप्पा इंटू 1000 अपान यम। यम क्या है, सॉल्यूशन की मोलरिटी है, यम इक्वल टू मोलरिटी, मोलरता है सॉल्यूशन की, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब लैम्डा यम की मींस मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट जरा हम खोजते हैं, यूनिट इसकी क्या है, तो यूनिट कप्पा की यूनिट क्या होती है आप जानते हैं, कप्पा की यूनिट होती है कप्पा की यूनिट होती है सीमेंस पर सेंटीमीटर। सीमेंस पर सेंटीमीटर या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1 अपान, अच्छा मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, पता होगा आपको, मोलरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर। और आप जानते हैं लीटर को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, चूंकि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहां पे हम नोट भी कर देते हैं ताकि आप जानते रहेंगे, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिलहाल यहां पे मोलरिटी की यूनिट हम मोल पर लीटर नहीं लेंगे, हम मोल पर सेंटीमीटर क्यूब हम लेंगे, तो हम ले रहे हैं ताकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो, तो हमने ले लिया मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे हमको क्या मिलेगा, आगे हमको मिल गया सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा इनटू सेंटीमीटर क्यूब अपान मोल। आगे का कैलकुलेशन आप समझते होंगे, आगे हम लिख सकते हैं फिर से इस तरीके से, हमको यूनिट मिली सीमेंस, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्या मिला हमको, ये हमको मिल गया है मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अभी आपसे हम फिर बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, जिसको हम तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। तो तुल्यांकी चालकता को हम डिनोट कर सकते हैं जैसे लैम्डा EQ से, EQ फॉर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे और इसको हम डिनोट करते हैं EQ से, EQ फॉर इक्विवेलेंट है।
तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है लैम्डा EQ। और ये फार्मूला इसका क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपान यन। कप्पा आप जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और यन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है। अब यहां से एक काम करते हैं, जरा हम यहां से लैम्डा EQ की मींस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट निकाल लेते हैं। तो यूनिट कप्पा की यूनिट आपको पता है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा की यूनिट है, अपान जैसे हमने पहले किया था 1। और नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन फिर से लीटर के बदले में हम रखने वाले हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट हम रखेंगे इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम और सिंपल करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, इनटू सेंटीमीटर क्यूब अपान इक्विवेलेंट। और सिंपल करने पे हमको क्या मिलेगा, और सिंपल करने पे हमको मिला सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये मोलर कंडक्टेंस में और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन क्या होता है वो हम देख रहे हैं। तो फार्मूला दोनों का आपको पता होगा, मोलर कंडक्टेंस मींस लैम्डा यम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान यम, इक्वेशन 1। ये तो मोलर कंडक्टेंस है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका फार्मूला भी आपको पता है, लैम्डा EQ से हम डिनोट करते हैं। लैम्डा EQ इक्वल टू फिर से कप्पा इंटू 1000 अपान नॉर्मेलिटी यन, इक्वेशन 2। अगर हम कुछ ऐसा करें कि इक्वेशन 1 को डिवाइड करें इक्वेशन 2 से, तमाम चीजें कैंसिल होंगी। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, कप्पा कप्पा कैंसिल होगा, 1000 कैंसिल होगा, और क्या बचा है, हमको अभी यहां से मिल गया लैम्डा यम अपान लैम्डा EQ इक्वल टू, ये यन रिवर्स हो जाएगा तो यन बाई यम, यन बाई यम। एक फार्मूला तो हमको ये मिला। अगर हम और सिंपल करें, यन और यम की वैल्यू हम रखें, तो आपको पता है, यहां पे हम नोट कर देते हैं, नॉर्मेलिटी मींस यन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपान वॉल्यूम। लीटर में यम इक्वल टू मीन्स मोलरिटी निकालने का फार्मूला क्या है, तो यम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपान फिर से वॉल्यूम लीटर में। तो यन और यम की वैल्यू हम ये रखते हैं, हमको मिलेगा लैम्डा यम अपान लैम्डा EQ
इक्वल टू नॉर्मेलिटी मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो और सिंपल करते हैं तो आगे हमको मिलेगा लैम्डा यम अपॉन लैम्डा ई क्यू इक्वल टू, साइड में लिख दें इक्विवेलेंट्स बाई वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम बाई मोल्स। और आपने शायद ध्यान दिया होगा यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम फिर से कैंसिल हो रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है लैम्डा यम अपान लैम्डा ई क्यू इक्वल टू इक्विवेलेंट्स अपान मोल्स। अगर फिर से हम और सिंपल करें तो एक फार्मूला आपको पता होगा, इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू क्या होगा, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आपको पता होगा, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जरा एक्सचेंज करते हैं फार्मूले में हम, यहां से हमको वैल्यू रखने पे मिलेगा लैम्डा यम अपान लैम्डा ई क्यू इक्वल टू वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट्स के बदले में हम रखेंगे और मोल्स के बदले में रखेंगे वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो फाइनल हमको यहां से मिल जाएगा इक्वल टू थोड़ा साइट हमने कर दिया है, मॉलिक्यूलर वेट अपान इक्विवेलेंट। एक फार्मूला हमको ये फिर से मिला। अब एक फार्मूला फिर जानते हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपान चार्ज आर वैलेंसी। तो अभी यहां से हम लिख सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू चार्ज आर वैलेंसी, ऐसा हम लिख सकते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमको मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू चार्ज आर वैलेंसी। तो वो आगे हम देखते हैं, आगे फिर से हम लिखते हैं लैम्डा यम अपान लैम्डा ई क्यू इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट इनटू
चार्ज वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट। आप देखेंगे यहां पे इक्विवेलेंट वेट फिर से कैंसिल हुआ, तमाम फार्मूले आपको मिल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट फिर से कैंसिल हुआ। तो हमको यहां पे नया फार्मूला फिर से क्या मिल गया, हमको नया फार्मूला मिला लैम्डा यम अपान लैम्डा ई क्यू इक्वल टू चार्ज आर वैलेंसी ये हमको एक नया फार्मूला फिर से मिला।